हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में युआंशा जीशी की गर्लफ्रेंड बनकर आती है। वो शीलिन को बताता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, इसी वजह से इन दोनों ने अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखा है क्योंकि वो वर्क प्लेस पर अपने बारे में गॉसिप नहीं चाहते। इनकी बातों पर शीलिन यकीन नहीं करती और उन दोनों को अपनी वेलकम पार्टी में इनवाइट करती है। जीशी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। रास्ते में युआंशा जीशी को बताते हैं जो एक्टर उसने हायर की थी वो लास्ट मोमेंट पर नहीं आ पाई, इसलिए उसे उसकी गर्लफ्रेंड बन के आना पड़ा। युआंशा जब शीलिन की प्रोफाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो फेमस वॉयलिनिस्ट है और वो हिल कैपिटल की डॉटर भी है। ये देखकर वो जीशी से कहती है अगर तुम दोनों कपल बन जाओ तो तुम्हारी पब्लिक इमेज भी अच्छी बन जाएगी और कंपनी को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन पीआर के लिए ये प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि शीलिन पिछले 2 सालों से यूरोप में थी। इसी बीच जीशी का उससे कोई कांटेक्ट नहीं था तो पब्लिक इस बात पर यकीन नहीं करेगी। ऋषि चाहता था कि हिल कैपिटल उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसलिए युआंशा भी अब शीलिन की वेलकम पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए ऋषि उसे ड्रेस खरीदने के लिए लेकर जाता है। युआंशा काफी सारी ड्रेस ट्राई करती है पर जब वो एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर आती है ऋषि उसे देखते ही रह जाता है। वो उसके लिए ड्रेस खरीदने लगता है पर जब वो उस ड्रेस का प्राइस सुनती है तो वो उसे लेने से मना कर देती है। ऋषि बोलते हैं क्योंकि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो तो इसका पेमेंट भी मैं ही करूंगा। युआंशा उस ड्रेस के साथ हील्स भी लेना चाहती थी पर ऋषि उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि युआंशा हील में अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो उसे उसी के स्नीकर्स पहना देता है। फिर हम देखते हैं कि शीलिन अपनी पार्टी के अंदर वॉयलिन बजा रही थी। जब वो युआंशा और ऋषि को साथ में आता हुआ देखती है तो वो काफी इंटेंस म्यूजिक बजाने लगती है। इसके बाद वो उनके पास आती है। शीलिन युआंशा से पूछती है क्या वो उसके साथ केक कट करेगी, लेकिन जब ऋषि केक की ट्रे में कुछ फूल को देखता है तो वो मना कर देता है और बोलता है कि युआंशा को फ्लावर से एलर्जी है। पीछे खड़ी हुई लड़कियां गॉसिप करने लगती है कि युआंशा गोल्ड डिगर है जिसने सेक्रेटरी की जॉब करते करते अपने बॉस को फंसा लिया, उसे पैसा पसंद है। ऋषि को उनकी बात सुनकर गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आप भी तो अपनी फैमिली के पैसों पर मजे कर रहे हैं, पैसे सभी को पसंद है और आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कमाया और अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं किया। युआंशा अपनी मेहनत से पैसे कमा रही है तो इस चीज से तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोगों को युआंशा को जज करने का क्या राइट है? अगर युआंशा स्टेटस के पीछे होती तो उसके लिए आसान हो जाता क्योंकि मैं ही था जो उसे अप्रोच कर रहा था। अब वो सभी के सामने युआंशा को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर देता है और युआंशा को लेकर चला जाता है। बाहर आकर वो कहता है मैंने जो वहाँ बोला वो सच है। तभी वो शीलिन के डैड को पार्टी में जाते हुए देखता है और युआंशा को यहीं पर वेट करने को बोलते हैं। वही शीलिन के डैड उससे पूछते हैं वो अपसेट क्यों है। वो बताते हैं कि जीशी की सच में एक गर्लफ्रेंड है। उसके डैड मजाक में बोलते हैं सही है, अब तुम उस पर से ध्यान हटाकर मुझ पर दोगी। तभी जीशी उसके पास आता है। शीलिन के डैड और वो बात करने के लिए चले जाते हैं। शीलिन युआंशा को अकेले देखकर उसके पास आती है। वो बोलती है अगर जीशी नहीं होता तो हम दोनों अच्छे दोस्त होते, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो गई। तभी वहाँ एक लड़की शीलिन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आती है। वो युआंशा को नीज पर बैठकर उसकी फोटो लेने के लिए फोर्स करती है और उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती है। युआंशा उसे जवाब देने ही वाली होती है पर शीलिन उसकी साइड लेती है। ये देखकर वो लड़की बोलती है वो तो उसकी हेल्प करना चाहती थी युआंशा को ह्यूमिलेट करके। उसके जाने के बाद वो कहते हैं भले ही मैं ऋषि को पसंद करती हूँ मगर उसे पाने के लिए मैं कभी भी ये चीप मेथड यूज नहीं करूंगी और वैसे भी तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो मैं अभी भी गिव अप नहीं करूंगी। 12 बजते ही उसे फ्यूचर वाले ऋषि की कॉल आती है। वो उससे पूछने लगती है तुमने मुझे एक जगह आने से मना किया था, क्या वहाँ मुझे कोई खतरा है? तो वो कहता है तुम 31 दिसंबर को लेक साइड होटल में मत जाना। तो वो कहती है पर मैं तो अभी वही हूँ। तो वो उसे वहाँ से निकल जाने को बोलते हैं क्योंकि उसकी जान को खतरा है और इस फोन के बारे में किसी को ना बताने को कहता है। उसकी बात मानकर युआंशा वहाँ से निकल जाती है और कार में अंदर बैठ जाती है। वो ऋषि को मैसेज करती है कि उसे किसी काम से जाना पड़ रहा है। तभी वो वहाँ मिस्टर जाओ को देखती है। वो समझ जाती है कि ये ऋषि के पीछे आया है, ये उसे कुछ कर ना दे, इसीलिए वो उसके पीछे होटल में वापस आ जाती है। मिस्टर शी से बात करके ऋषि वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ युआंशा आ जाती है। वो मिस्टर शी से ऋषि के बारे में पूछती है। वो बताते कि वो अभी अभी यहाँ से गया। ऋषि युआंशा
को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वो अपना फोन चेक करता है जिसमें युवांशा के कॉल और मैसेजेस आए हुए थे, जिसमें वो बोलती है कि उसे कोई काम है, इसीलिए वो वहाँ से जा रही है। युवांशा जीशी को ढूंढते हुए बाहर आती है, तभी मिस्टर जाओ पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे पूल में ले जाकर गिर देता है। फिर हमें फ्यूचर वाले जीशी को दिखाया जाता है, जिसे प्रेजेंट वाले जीशी की मेमोरी याद आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जीशी ने युवांशा को बचा लिया था। ये जानकर फ्यूचर वाला जीशी काफी खुश होता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए बाहर जाता है। बाहर उसे डॉक्टर शिन और निंग मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं युवांशा से मिलने जा रहा हूँ, तो डॉक्टर शिन उससे कहते हैं कि युवांशा को तो मरे हुए 1 साल हो चुके हैं, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी चाहिए। अब की बार युवांशा की डेथ 22 मार्च 12:04 पर उसके घर पे हुई थी। ये सुनकर युवांशा की डेथ कैसे हुई थी उसको फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो टाइम चेक करता है और युवांशा के मरने में अभी 2 घंटे बाकी थे। युवांशा हॉस्पिटल में थी, उसके साथ जीशी था। वो उससे पूछने लगता है क्या वो ठीक है। युवांशा उसे अपने पास देखकर ऑकवर्ड फील कर रही थी, तभी वहाँ निंग आ जाती है। उसे वीडियो दिखाती है जिसमें जीसी ने उसे एक पूल में कूदकर उसकी जान बचाई थी। ये देखकर वो शाय फील करने लगती है। तभी जीशी सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछने लगता है, तो वो बताती है किसी ने फुटेज को टेम्पर किया और हम डाटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी युवांशा सब बता देती है कि ये सब मिस्टर जाओ ने किया है। वो जब पार्किंग लॉट में थे तब उसने मिस्टर जाओ को पीछे वाले रास्ते से अंदर आते हुए देखा था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए गई थी, जबकि वो जीसी को बचाने के लिए गई थी। वो जीसी से पूछती है आखिर उसने उसे कैसे ढूंढा, तब वो बताता है कि उसका मैसेज देखकर वो जाने लगा था। तभी वहाँ के एक वर्कर ने उसे बताया कि वो वापस अंदर आ गया, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। तभी उसे पूल के अंदर वो डूबती हुई मिली। युवांशा का फोन जीशी की कार के अंदर रह गया था। जीशी निंग को उसकी कार लाने को कहता है। निंग बाहर जाने लगती है। जब वो बाहर आते तो वो देखते कि जहाँ उसने अपनी बाइक खड़ी की थी वहाँ पर डॉक्टर शिन की कार थी, इसलिए वो डॉक्टर से कहते कि तुम्हारे दोस्त ने उसकी कार लेक साइड होटल से लाने को कहा है, और वो उसकी कार लेकर चली जाती है। जीशी युवांशा को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसके पास डॉक्टर शिन की कॉल आती है। वो कहता है कि मुझे युवांशा के फ्रेंड का कॉल आया। वो कह रहा था कि युवांशा अपने घर ना जाए क्योंकि उसकी जान को वहाँ पे खतरा है। सुनकर जीजी अलर्ट हो जाता है। देखते ही कोई पीछे से युवांशा पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसे बचा लेता है। लेकिन जब तक वो अंदर जाता है तो वो भाग जाता है। युवांशा के घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जीजी युवांशा से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसीलिए वो उसका सामान पैक कराकर अपने घर ले जाता है और कहता है तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना सबसे सेफ है। डॉक्टर शिन भी उसकी कार लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर शिन और जीजी बात करने लगते हैं। तब तक युवांशा अपना फोन निकाल लेती है और वो उसे थैंक यू बोलती है कि उसने सही टाइम पर उन्हें कॉल करके बता दिया। वो कहता है कि तुम मुझे नहीं बल्कि अपने उस फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहिए। युवांशा बोलते कि आखिर मेरे फ्रेंड ने क्या बोला था। रशियन कॉलर की बात याद करने लगते हैं। वहाँ पर उसे उसका नाम पहले से ही पता था और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये बात युवांशा को नहीं बताई तो वो सभी को बता देगा कि अब तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी और वो अभी तक वर्जिन है। उससे पूछते है कि तुम्हारे फ्रेंड को मेरे बारे में कैसे पता। क्या बोलते है कि ये मेरा फ्रेंड मेरा पड़ोसी है जिसके सामने मैंने आपकी काफी तारीफ की है और उसने मेरे घर पर किसी को जाते हुए देख लिया होगा, इसीलिए उसने मुझे वार्न करने के लिए कॉल किया होगा। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।